नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बिहार एसआई मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देख लेते हैं। रोशन आनंद सर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसको बढ़िया से देख लेते हैं और इसको जो है आप लोग जो रिवीजन कीजिए और जो भी कमज़ोर पॉइंट है उसको नोट करके रिवीजन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2025 में 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। यानी वर्ष 2025 में जो है 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। तो इसका हो जाएगा आपको 12 से 18 मई तक। कब से कब तक? तो 12 से 18 मई तक 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सड़क दुर्घटना और मौतों को कम करने के उपायों को लागू करना है। चलिए तब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किस जिले को सम्मानित किया गया है। यानी मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से जो है किस जिले को सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों को देख लीजिएगा बढ़िया से। तो इसको जो है देखिए कासरगोड, कौन जिला को? कासरगोड जिला को जो है मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए कासरगोड जिला है कहाँ? ये केरल के मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से केरल का कासरगोड जिला को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय मत्स्य पालन परियोजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की प्रतिशत कितना है। यानी विश्व बैंक के जो है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के अनुसार से जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितना प्रतिशत जीवन यापन करता है। तो इसका हो जाएगा आपको 2.3%। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कह रहा है कि देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। यानी देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। देखिए देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अब आगे देख लेते। कह रहा केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आवंटित की गई है। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम पेंशन के साथ आवंटित की गई है। तो इसका हो जाएगा आपको 681 लाख करोड़। कितना हो जाएगा? 681 लाख करोड़ रुपया जो है रक्षा मंत्रालय को पेंशन के साथ आवंटित की गई है। बजट को देख लीजिएगा। चलिए अब करा निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 123वां सदस्य कौन बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा अंगोला। कौन हो जाएगा? अंगोला। देखिए अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत तथा फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 के पेरिस सम्मेलन में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है अपना भारत में। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली गई है। यानी कौन सा यूरोपीय देश है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो इसका हो जाएगा आपको हंगरी। हंगरी हो जाएगा। देखिए 3 अप्रैल 2025 को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश है। हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला देश है, यूरोपियन देश है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं।
कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका हो जाएगा आपको उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। देखिए, देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। यानी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है समान नागरिकता संहिता की चर्चा की गई है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? यानी टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो इसका हो जाएगा आपको डोनाल्ड ट्रंप। क्या हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यानी केंद्र सरकार द्वारा जो है मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरुआत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु सैन्य अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ है? यानी कौन सा जो है वायु सैन्य अभ्यास है जो मई जून 2025 में अमेरिका और भारत के बीच हुआ है? इसका हो जाएगा आपको टाइगर क्लॉ 2025। क्या हो जाएगा? टाइगर क्लॉ 2025। उसके बाद जो है करा निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड यानी फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, यूनिसेफ इंडिया द्वारा जो है फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यानी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको करीना कपूर खान। क्या हो जाएगा? करीना कपूर खान हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? यानी फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको चीन। क्या हो जाएगा? चीन। देखिए, फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण चीन द्वारा किया गया है। हाइपरसोनिक का अर्थ होता है 5 मैक से ज़्यादा गति, यानी 5 मैक से ज़्यादा गति होगा तब हाइपरसोनिक के अंतर्गत आएगा। चलिए अब आगे देख लेते। कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसी प्रैक्टिस सेट में। देख, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन बना है? तो इसका हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला। क्या होगा? शुभांशु शुक्ला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहले भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला बने हैं। शुभांशु शुक्ला नासा के एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले इसरो के पहले अंतरिक्ष यात्री है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें कह रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में जो है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका हो जाएगा आपको 71वां। क्या हो जाएगा? 71वां। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में भारत को 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक के साथ 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा सऊदी अरब को किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई है? यानी सऊदी अरब को जो है किस वर्ष के लिए पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई है? तो इसका हो जाएगा आपको वर्ष 2034। क्या हो जाएगा? वर्ष 2034।
इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव मैटियास ग्राफस्ट्रॉम ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में की है। चलिए अब आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें कह रहा है हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। यानी कह रहा है हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। तो इसका हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात के घरचोला हस्तशिल्प को जो है जीआई टैग मिला है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। कह रहा है हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है। यानी फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपको सोनिया गांधी। क्या हो जाएगा? सोनिया गांधी। देखिए फोर्ब्स ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में भारत की 3 महिला निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार तथा किरण मजूमदार 100 को शामिल किया है। चलिए अब इसमें करा कौन नहीं है, तो ये इसका जो है सोनिया गांधी हो जाएगा। बाद में कि इधर जो है ये सभी को शामिल किया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रैंक सब। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका हो जाएगा 118वां। कौन स्थान हो जाएगा? 118वां। देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में कुल 147 देशों की सूची में भारत को 118वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष 2024 में जो है इसको 126वें स्थान की तुलना में सुधार किया गया। यानी पिछला बार 24 में जो 126वां स्थान था, अब की बार जो 8 स्थान ऊपर आकर के 118वां स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां हो जाएगा। चलिए अब करा ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन है। यानी ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन है। इसका हो जाएगा आपको देखिए बिहार। 28 जून 2025 से शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो है ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, यानी हाल ही में बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को कितने रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो देखिए बिहार सरकार जो है 1100 रुपया, क्या हो जाएगा 1100 रुपया जो है पहले 400 मिलता था, इसको बढ़ा करके जो है 1100 रुपया कर दिया गया है। यह घोषणा 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से की थी, जिसे जुलाई 2025 से लागू करने की बात कही गई। जिसे जुलाई 2025 से जो है 1100 रुपया सभी को मिल रहे हैं अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। अब भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है इसको हटाया जा सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग है। यानी भारतीय संविधान में जो है कितने भाग है। तो इसका हो जाएगा 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? कुल 22 भाग है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो है 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है तथा अनुसूचियां की संख्या जो है 12 हो गई है। कितना? 12 अनुसूची की संख्या हो गई है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। इसमें कह रहा है भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी प्रस्तावना के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन
सही है। देखिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है कि हाँ नहीं है। उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। सही है। उसके बाद कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा। देखिए, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा आपको अमेरिका के अधिकार पत्र से। कहाँ से? अमेरिका के अधिकार पत्र से। उसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका हो जाएगा आयरिश के संविधान से। संसदीय सरकार, यानी संसदीय सरकार जो है आपको हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध, इसका हो जाएगा कनाडा से। तो इसका 25 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है? नहीं है को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। कारण कौन मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता ये तो है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी मूल अधिकार है, लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब कह रहा है भारत के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? यानी कोरम के लिए जो है कितना अंश आवश्यक है? देखिए, भारत के दोनों सदनों यानी दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? यानी 1/10, यानी जितना सदस्य है उसका 1/10 यानी 1/10 सदस्य रहना आवश्यक है। चलिए अब इसका बी हो जाएगा 27 का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? यानी कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा भाग 4। यानी भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है और इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी भाग 4 में जो यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इसमें कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी राज्यसभा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए, राज्यसभा एक अस्थाई संस्था है, तो राज्यसभा हाँ एक अस्थाई संस्था है। उसके बाद कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो हाँ सेवानिवृत्त होते हैं 1/3 सदस्य। उसके बाद जो है राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 निर्धारित है, तो यही जो है देखिए यही गलत है। राज्यसभा के जो है अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित है, ये सही नहीं है। कह रहा कौन सही नहीं है? तो यही सही हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो हाँ राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है, यानी संसद की जो है प्राक्कलन समिति जो है तो इसमें हो जाएगा अस्थाई। प्राक्कलन समिति जो है अस्थाई समिति है। देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। फेमटो का अर्थ 10 की घात है, यानी फेमटो का जो है अर्थ 10 का कितना घात होगा? तो 10⁻−15 कितना हो जाएगा? 10⁻−15। इसको एक फर्मी भी बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। इसमें कह रहा है 1 मिनट। हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? यानी हाइगेन्स के तरंग के सिद्धांत के अनुसार जो है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है किसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का। क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या नहीं किया जा सकता है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है एलईडी अर्धचालक तकनीकी में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। यानी एलईडी में जो है अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। इसका हो जाएगा आपको गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम धातु प्रयुक्त की जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। यानी दूसरी पीढ़ी का कौन सिस्टम है। तो इसका हो जाएगा हनीवेल। क्या हो जाएगा? हनीवेल 400। देखिए हनीवेल 400 दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है। कौन कौन क्या कहते हैं? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखिए प्रथम पीढ़ी में जो है, एक मिनट, निर्वात ट्यूब था। उसके बाद दूसरा में जो है मुख्य हार्डवेयर था ट्रांजिस्टर, और तीसरा में जो है इंटीग्रेटेड चिप। तीसरा में इंटीग्रेटेड चिप मुख्य हार्डवेयर था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद चौथा में था माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन प्लांक नियतांक का सही मान है। यानी प्लांक नियतांक का जो है कौन सही मान है। इसका देखिए प्लांक नियतांक का सही मान जो है आपको हो जाएगा 6.62 गुना 10⁻−34 जूल सेकेंड। यही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। यानी प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जो है आवश्यक है। क्या आवश्यक है? देखिए तरंग सिद्धांत ये भी आवश्यक है। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत ये भी आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते। कह रहा है 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 मिलीग्राम सोना से कितने मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा आपको 200 मीटर। कितना? 200 मीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कौन सी अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो अपघटन का अर्थ होता है टूटना। देखिए ZnSO4 टूट करके ZnO और प्लस CO2 में बदल गया। तो यही जो है अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए। तो इसमें देखिए तत्व है, उसके बाद इस साइड गलनांक दिया गया है। तो जैसे कार्बन का गलनांक जो है कितना होगा। तो देखिए कार्बन का गलनांक जो है 3550 हो जाएगा। कितना होगा? 3550 हो जाएगा। उसके बाद देखिए चांदी का गलनांक जो है 961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 961। उसके बाद पारा का हो जाएगा आपको -38.83 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सोना का 1064 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1064 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 का 3 2 का 4 इस टाइप से जो है। चलिए आप आगे देख लेते हैं। 1 का 3 2 का 4 यही जो है हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को। इसमें कह रहा है, एक मिनट, इसमें कह रहा है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। यानी सजातीय श्रेणी के जो है सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। तो इसका जो है देखिए क्योंकि सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है। क्या होगा? सभी सदस्यों का एक ही क्रियाशील समूह होता है। इस वजह से जो है सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोटीन किसके तरह कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रिन है। यानी कह रहा है प्रोटीन जो है किसके तरह कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रिन है। इसका देखिए वेसोप्रिन है, इसका हो जाएगा आपको हार्मोन। क्या हो जाएगा? हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जिसके उदाहरण इंसुलिन और वेसोप्रिन है। प्रोटीन के कार्य पौधों और जंतुओं में एंजाइम के रूप में, प्रोटीन का जो कार्य है पौधों और जंतुओं में एंजाइम के रूप में कार्य करता है।
ये बाल, मांसपेशी तथा त्वचा के मुख्य घटक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थैलिन रंजक का उदाहरण है, यानी थैलिन रंजक का जो है कौन उदाहरण है। इसका हो जाएगा आपको फ्लोरोसिन। क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिन हो जाएगा, थैलिन रंजक का उदाहरण है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है, यानी सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग कैसा होता है। तो इसका हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा? हरा। देखिए सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड का उपयोग करने पर कांच का रंग हरा हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी विषाणु के संबंध में जो है कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्रजनन करने के लिए विषाणु को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है। तो हाँ, होती है जीवित कोशिकाओं की जरूरत प्रजनन करने के लिए। कह रहा है परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। तो हाँ, सही समान होते हैं। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं। तो हाँ, परजीवी होते हैं सभी विषाणु। लेकिन इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। यही जो है गलत है। इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मनुष्यों में भीम कायत्व किसके अधिक स्राव के कारण होता है, यानी मनुष्य में जो है भीम कायत्व जो है किसके अधिक स्राव के कारण होता है। तो इसका हो जाएगा आपको एसटीएच हार्मोन के कारण। किसके कारण? एसटीएच हार्मोन के अधिक स्राव से भीम कायत्व रोग हो जाता है। देखिए एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि विशेषतया हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन रोग हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, यानी किस जंतु समूह या संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सभी सदस्य समुद्री किस संघ के अंतर्गत आता है। तो इकाइनोडर्मेटा। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ का नाम जेकब क्लिन ने 1738 में दिया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, यानी शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है। प्रोटीन का उपयोग जो है ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है। विटामिन शरीर के ऊतकों की मरम्मत और ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करती है, यानी विटामिन जो है शरीर के ऊतकों की मरम्मत और ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। इसमें कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है देखिए लाइपेज। तो लाइपेज हो जाएगा आपको वसा विघटक एंजाइम। लाइपेज क्या हो जाएगा? वसा विघटक एंजाइम। उसके बाद ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन। उसके बाद एमाइलेज। एमाइलेज हो जाएगा आपको, एमाइलेज हो जाएगा सी का ए कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसके बाद जो है इरेप्सिन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। देखिए यहाँ से जो है एगो और यहाँ यहीं पे जो एगो ट्रिक देते हैं। जैसे इसका ट्रिक एगो है पीपीटी एक बल। इसका जो है एक बल है। जैसे देखिए इसका हो गया प्रोटीन पेप्सिन और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में बदलता है। उसके बाद जो है एक बल, देखिए एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट की एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद जो है बल से हो गया वसा लाइपेज की उपस्थिति में वसीय अम्ल में टूटता है। किसमें? वसीय अम्ल में। इसको याद रखिएगा।
नहीं तो वैसे ही इसको देख लीजिए। लैपेज हो जाएगा वसा विघटक एंजाइम, ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उसके बाद इरेप्सिन हो जाएगा अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है पॉलीपेप्टाइड को। तो देखिए इसका 1 का 4, 2 का 3। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 1 का 4, 2 का 3। 1 का 4, 2 का 3, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 48 का डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा कि जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, यानी जीवों में जो है मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान डैश होता है, यानी इसका पीएच मान कितना होता है? इसका हो जाएगा आपको 7.35 से 7.45 तक। ये जो है मनुष्य के शरीर का पीएच मान होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से किसमें सबसे बड़ा पादप अंड होता है, यानी किसमें जो है सबसे बड़ा पादप अंड होता है? तो इसका हो जाएगा आपको साइकस में। साइकस में सबसे बड़ा पादप अंड होता है। साइकस पौधे का सबसे बड़ा पादप अंड होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। इसमें कह रहा है, एक मिनट, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किया जाता है, यानी कि किसी विदेशी मुद्रा भंडार में जो है शामिल किया जाता है। इसका हो जाएगा देखिए स्वर्ण भंडार, इसको भी शामिल किया जाता है। विशेष आहरण अधिकार, इसको भी किया जाता है। विदेशी संपत्तियाँ, इसको भी किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी को शामिल किया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार में। करा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्न में से कौन है? एशिया का जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन है? तो इसका हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अब आगे देख लेते। कह रहा है बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था, यानी बाजार नियम जो है कौन प्रस्तुत किया था? तो जेबी किया था। कौन किया था? जेबी से। देखिए बाजार नियम जेबी से ने प्रस्तुत किया था। बाजार का से नियम, यानी से का बाजार नियम एक शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि पिछले उत्पादन और वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न आय व्यय का स्रोत है जो वर्तमान उत्पादन को खरीदने के लिए मांग पैदा करती है। यह नियम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट के द्वारा 1803 में लिखी गई पुस्तक ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ और द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपल्सन ऑफ वेल्थ से लिया गया है। यानी ये जो है जीन बैप्टिस्ट के द्वारा जो है बाजार नियम दिया गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी है, यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? इसका हो जाएगा आपको देखिए CRISIL ये भी हो जाएगा, केयर ये भी हो जाएगा, ICRA ये भी हो जाएगा। इसका 54 का डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ये सभी जो है साख निर्धारण एजेंसियां हैं। किसान सुविधा ऐप की शुरुआत कब हुई थी, यानी किसान सुविधा ऐप की शुरुआत जो है कब हुई थी? इसका हो जाएगा 19 मार्च 2016 को किसान सुविधा ऐप की शुरुआत हुई थी। चलिए अब आगे देख लेते। कह रहा है निम्न में से कौन सा मद पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कौन सा मद जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा आपको राज्यों को अनुदान जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है, यानी कौन सा नृत्य जो है मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है, यानी लड़कियां समूह में गाती है और नृत्य करती है। तो इसका हो जाएगा आपको करिया झूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करिया झूमर नृत्य। उसके बाद चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है
बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? तो इसका हो जाएगा आपको 51.5%। कितना? 51.5% बिहार की महिला के साक्षरता दर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। इसमें कह रहा है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? यानी बिहार में जो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो इसका हो जाएगा आपको लिच्छवी। क्या हो जाएगा? लिच्छवी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। इसमें कह रहा है मिलान करने के लिए, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपको हो जाएगा साहित्य यानी नोबेल पुरस्कार जो है, देखिए भारतीय मूल के व्यक्ति है और उसको नोबेल पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में? संबंधित क्षेत्र में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद सीवी रमन को भौतिकी में, मदर टेरेसा को शांति में, उसके बाद अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में। तो इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? यानी ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपको मदर इंडिया। क्या हो जाएगा? मदर इंडिया ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म है। यह फिल्म ऑस्कर में 1957 ईस्वी में नामित हुई थी। कब? 1957 ईस्वी में मदर इंडिया नामित हुई थी ऑस्कर में। चलिए अब कह रहा है सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा आपको रेड क्रॉस। क्या हो जाएगा? रेड क्रॉस। सबसे अधिक बार इसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1917, 1944 और 1963 में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी सीमा सबसे छोटी है? यानी पाकिस्तान के सीमा से जो लगता है भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, उसमें सबसे छोटी सीमा किस राज्य की लगती है या केंद्र शासित प्रदेश की? तो इसका हो जाएगा आपको पंजाब का। क्या हो जाएगा? पंजाब। देखिए पाकिस्तान सीमा से लगे भारतीय राज्य पंजाब की सीमा सबसे छोटी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसका जो है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी करण कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान से देखिएगा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए सिपकिला दर्रा जो है बृहद हिमाचल प्रदेश, ये ठीक है। उसके बाद जो है पीर पंजाल लघु हिमालय प्रदेश, ये भी ठीक है। खारदुलंगा यानी खारदुलंग, ये ट्रांस हिमालय प्रदेश, ये भी ठीक है। उसके बाद जेलेपला, देखिए जेलेपला जो है लघु हिमालय नहीं होगा, जेलेपला यही गलत है, जेलेपला हो जाएगा आपको बृहद हिमालय प्रदेश में भी स्थित है। कहाँ पे? बृहद हिमालय क्षेत्र में। ये देखिए जेलेपला जो है सिक्किम में स्थित है। जेलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में, और बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यही इसका गलत है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। इसमें कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका हो जाएगा आपको झिंडागाड़ा। क्या हो जाएगा? झिंडागाड़ा हो जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? यानी कह रहा है निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है? किस नदी का जो है क्षेत्रफल भारत में जो है सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। चलिए अब आगे देखते। कह रहा निम्नलिखित में से किस मृदा में
लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। लवण और फास्फोरस की प्रचुरता किस मिट्टी में होती है? तो इसका हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा में। मरुस्थलीय मृदा में जो है लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियाँ पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं? यानी नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपको सोलास वन। क्या हो जाएगा? सोलास वन कहते हैं। चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कृषि क्रांति और उत्पादन से संबंधित दिया गया है और इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए भूरी क्रांति, कोको उत्पादन, ये ठीक है। भूरी क्रांति, कोको उत्पादन, ये ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति, बांस उत्पादन, ये भी ठीक है। उसके बाद बादामी क्रांति हो जाएगा आपको तिलहन उत्पादन से, ये गलत है। बादामी क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से, यही गलत है। इसका जो है बादामी क्रांति देखिए मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे? मसाला उत्पादन से। इसका क्या हो जाएगा? कर कौन सुमेलित नहीं है। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, ये ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। करा इसमें 70 को देख लेते हैं। करा इसमें भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? यानी भारत में जो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा आपको ओडिशा में। मैग्नीज भंडार में सबसे अधिक जो है ओडिशा में है। ओडिशा मैग्नीज भंडार में प्रथम स्थान हासिल करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसमें ज़्यादातर सिंचाई जो है नलकूप के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नलकूपों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब का स्थान आता है। और सिंचाई में जो है सबसे ज़्यादा कुएं तथा नलकूपों के द्वारा जो है 61.58% होता है। उसके बाद नहरों से जो है 24.54%, तालाबों से 2.97% और अन्य साधन से 10.91% पटवन होता है, सिंचाई होता है। कह रहा है रियांग जनजाति निम्न में से कहाँ निवास करती है? यानी रियांग जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? इसका हो जाएगा आपको त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जो है रियांग जनजाति निवास करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेद करती है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को प्रतिच्छेद कहाँ करती है? इसका हो जाएगा आपको अल्जीरिया में। कहाँ पे? अल्जीरिया में 0 डिग्री देशांतर रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियाँ आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है? यानी कौन सी स्थलाकृतियाँ जो है आंशिक रूप से निक्षेप तथा अधिकांश रूप से अपर्दन का परिणाम होता है? तो इसका हो जाएगा आपको विसर्प। क्या हो जाएगा? विसर्प। चलिए अब आंध्र क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। कह रहा है इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यानी आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका हो जाएगा मत्स्य पुराण में। किस में? मत्स्य पुराण में सबसे ज़्यादा लंबी सूची मिलती है। चलिए अब तबकात-ए अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी तबकात-ए अकबरी की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हो जाएगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। क्या हो जाएगा? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है तबकात-ए अकबरी की रचना की गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है
कि मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित, यानी मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया था। यानी मनसबदारी व्यवस्था किस क्षेत्र से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया था। इसका हो जाएगा मध्य एशिया। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से प्रेरित प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया गया। मनसब से यह आशय भी था कि जरूरत पड़ने पर उसे सैन्य सेवा देनी होगी। चलिए, अब कोल विद्रोह 1831-32 के प्रमुख नेता कौन थे? यानी कोल विद्रोह 1831-32 के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपको बुद्धो भगत। क्या हो जाएगा? बुद्धो भगत। कोल विद्रोह 1831-32 के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। कोल विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। इसके प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। कौन थे? बुद्धो भगत। चलिए, अब करा किस वर्ष गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया? यानी गोवा को जो है एक स्वतंत्र राज्य की प्राप्ति कब हुआ? तो इसका हो जाएगा आपको 1987 में। कब होगा? 1987 में गोवा को स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। देखिए, पुर्तगाल के पास दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा गोवा के क्षेत्र थे। चलिए, अब आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 80 को। करा निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यानी भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो है संस्थापक किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा कॉलबर्ट। क्या हो जाएगा? कॉलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में, यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है गुरगीन खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरगीन खां के द्वारा। इसका जो है डी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी? यानी किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी? तो इसका हो जाएगा आपको दुर्लभ वर्धन। क्या हो जाएगा? दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा, एक मिनट, कह रहा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है। चलिए, अब इसको देख लेते हैं। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। देखिए, उबली में जो है ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। सही है। उसके बाद करा कुट्टगी, यानी कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर, यानी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता है। सही बात है। उसके बाद रक्त कोड़गे, देखिए युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। यानी रक्त कोड़गे जो है युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। इसका देखिए करा इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये तो सभी कथन सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 83 का डी हो जाएगा। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। करा कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किस गवर्नर ने किया था? यानी भारत में जो है सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किस गवर्नर ने किया था? इसका हो जाएगा डुप्ले। क्या हो जाएगा? भारत में देखिए सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति को विस्तार पूर्वक शुरू की। यानी लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को विस्तार पूर्वक शुरू किया। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, यानी जापान, जर्मनी और इटली ने एक
मिलकर एक गुट का निर्माण किया, उस गुट का क्या नाम था? तो इसका हो जाएगा धुरी शक्ति। क्या हो जाएगा? धुरी शक्ति। देखिए, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति का निर्माण किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों की गुट में इटली तथा जापान भी शामिल हो गए। इटली तथा जापान भी धुरी राष्ट्रों में शामिल हो गए। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है मित्र राष्ट्रों की गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के विरोध में स्वरूप दूसरी तरफ लोकतांत्रिक राज्य थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा कि यूरोप में 30 वर्ष यह युद्ध की अवधि थी। यानी यूरोप में जो 30 वर्षीय युद्ध की अवधि कब से कब तक थी? तो इसका हो जाएगा आपको, एक मिनट, करा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। इसका हो जाएगा 1618 से 1648 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा? 1618 से 1648 ईस्वी तक यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध के कालखंड लड़ा गया था इसमें। चलिए अब कह रहा है धातु जोड़ अंश और 9 जोड़ इक की संधियां है। यानी धातु जोड़ अंश और 9 जोड़ इक की संधियां, सही संधियां क्या है? इसका हो जाएगा आपको धात्रांश, धातु जोड़ अंश, धात्रांश और 9 जोड़ इक नाविक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कह रहा द्वंद्व समास का उदाहरण है। यानी द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? इसका हो जाएगा आपको दिन हीन द्वंद्व समाज का, यानी दोनों पद प्रधान होता है। उसके बाद जो है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। करा शुद्ध वाक्य को छांटे। यानी इसमें से जो है कौन शुद्ध वाक्य है उसको छांटने के लिए बोल रहा है। इसका देखिए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। यानी मेरे दोस्त के पिताजी जो है तंबाकू के पुराने व्यापारी है। चलिए अब करा चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में जो है करा बदलने के लिए पास्ट यानी पोस्ट द लेटर, यानी पोस्ट द लेटर। इसका हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड, यानी लेट द लेटर बी पोस्टेड। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। इसमें कह रहा है चॉइस द करेक्ट फ्रेजेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी इफ़ दे हैड नॉट डैश द केयर आई वुड हैव ड्राइवन यू। तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए, इफ़ दे हैड नॉट टेकन द केयर द कार। क्या हो जाएगा? इफ़ दे हैड नॉट टेकन द कार आई वुड हैव ड्राइवन यू। इसका ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज इन द सेंटेंस। यानी इसमें जो है हेयर कम्स द सून टू बी ब्रिज। यानी हेयर कम्स द सून टू बी ब्रिज। तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। कर रहा है इसमें कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? कौन सी प्रश्न आकृति में इसमें जो है उत्तर को पूरा करेगी? तो इसका देखिए, एक मिनट, देखिए इसका पकड़ने का जो है, देखिए यहाँ पे जो है जैसे जिस टाइप से अथी है लाइन है, ठीक इस टाइप से भी लाइन को बढ़ा दीजिए। तो देखिए इस टाइप से लाइन जो है किसी में ने बढ़ा हुआ है तो इसमें बढ़ा हुआ है, तो यही जो है इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करता है। देखिए यहाँ जो है, देखिए ए से सी हो गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया,
फिर यहाँ पे जो है देखिए 3 बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे जो है 4 बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े तो 6 और 6 में 4 जोड़े तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे जे हो जाएगा। देखिए जे से कौन स्टार्ट है, यही हो जाएगा 94 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में देखिए जेड में से 2 घट गया, फिर एक्स में से 3 घट गया, फिर जो है यू में से 4 घटेगा तो क्यू आ जाएगा। चलिए अब करा निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, यानी कौन जो है विषम है। देखिए इसका देखिए निम्नलिखित में से कौन से विषम युग्म को चाहिए, यानी जूता चमड़ा लोहा कुल्हाड़ी, यही हो जाएगा आपको विषम जो है। उसके बाद मेज लकड़ी तो ठीक है, आभूषण सोना ये ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लोहा और कुल्हाड़ी, यानी बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक लॉटरी जीती, यानी जेएन ने एक लॉटरी जीती और इनामी राशि के 1/3 भाग उसे मिलता है। वह 6000 रुपये जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपये की थी? यानी जेएन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, यानी इनामी राशि का जो है 1/3 भाग मिलता है। वह 6000 रुपये जो 1/6वां भाग है दान कर देती है। लॉटरी कितने रुपये की थी? तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, इसका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1,08,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,08,000। देखिए इसका वैसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो निकल जाएगा आसानी से, यानी x/3 अगुना 1/6 बराबर 6000, तो फिर x बराबर जो है मान आ जाएगा। कह रहा है कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं, यानी कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। तो इसका हो जाएगा आपको 10⁻7 इतना मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 8 का प्रथम गुणज 8 है, उसके बाद जो 20वां गुणज 160 है। अब कह रहा है इसका औसत ज्ञात करने के लिए या वो इसको 8, 8, 16, 24 इस टाइप से लिखिएगा। उसके बाद लास्ट 160 है। अब क्या कर रहा है, इसका गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत जो प्रथम पद और लास्ट पद जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी 8 और 160 को जोड़िएगा तो 168 आएगा। 168 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा 98 का। उसके बाद 99 में कह रहा है ए और बी की कुल आयु, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है? देखिए ए और बी की कुल आयु जो है, कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। इसको लिखिए ए और बी बराबर बी और सी। करा ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो इसमें 12 वर्ष जोड़ देंगे। उसके बाद जो है फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो निकल जाएगा इसमें। तो इसका हो जाएगा आपको करा किसी कितने वर्ष छोटा है, तो इसका हो जाएगा आपको सी 12 वर्ष छोटा है। कितना वर्ष? 12 वर्ष। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। इसमें कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करे। यानी 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर 8 रुपया है, तो कह रहा है राशि ज्ञात करे। देखिए 8.16%, ये जो है साधारण ब्याज 8% हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 8.16
16% हो जाएगा। तो इसमें जो 0.16% बराबर जो है 8 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी 100% का मान निकालिएगा। तो यहाँ पे जो है 0.616 आएगा, गुना 100 आएगा। अब फिर पॉइंट को हटा के डबल जीरो यहाँ पे दीजिए। 8 दूना 16, 2 से 2 50 यानी 5। तो इसका हो जाएगा आपको 5000। क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। चलिए, तब पूरा समाप्त हो गया। चलिए, अब पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ हम जल्द जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।